मॉर्निंग क्लास। अपन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का में चार्ज अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। स्थिर विद्युत में आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। कल जो है अपना जो क्लास हुआ था, ठीक है, उसमें हम लोग आवेश के प्रकार पढ़े थे, चालक पढ़े थे, विद्युतरोधी पढ़े थे। ये सब का जानकारी अपन जो है ले चुके हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट जो है, अच्छा अपन जो है वो भी पढ़ चुके थे, चार्ज बाय इंडक्शन हो गया था, और अपना इलेक्ट्रोस्कोप तक चार्ज को कैसे डिटेक्ट करते हैं वो यंत्र के बारे में जो है अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आवेश के बारे में। आवेश पूरा चल रहा है, अब आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उसके बारे में अपने को जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आवेश के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश के गुण। तो आवेश के 3 गुण जो है अपने को पढ़ना है, ठीक। तो 3 गुण में क्या है, फर्स्ट जो है आपका आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम। अब क्या होता है भाई, संरक्षण वर्ड आता है, कंजर्वेशन आता है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में टोटल जो आवेश होगा, टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे जैसे मान लो एक सिस्टम अपन बनाते हैं, ठीक है। एक सिस्टम जैसे क्या बोल देंगे, एक निकाय क्या किसको बोल दिया जाएगा, जैसे अपन ले रहे थे कल क्या, ग्लास रॉड, एक ले रहे थे अपन क्या, ग्लास रॉड, ठीक है। और एक अपन जो है क्या ले रहे थे, एक क्लॉथ ले रहे थे, रेशम का कपड़ा, ठीक है। क्या ले रहे थे, रेशम का कपड़ा। तो ये दोनों क्या हुआ, एक सिस्टम हुआ, दोनों क्या हुआ, एक निकाय हुआ, ठीक है, निकाय, ठीक। तो ग्लास रॉड और रेशम एक निकाय हुआ, तो इनके बीच कुछ भी अगर वर्क कराते हैं अपन, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे वर्क होगा तो उसका जो टोटल आवेश होगा, टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। टोटल चार्ज जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही है आवेश संरक्षण का नियम। इसका मतलब देखो क्या होगा, जब मैं ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े पे रब करूँगा, ठीक है, उसको उस पर रगड़ूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लास रॉड जो है, ग्लास रॉड अपना इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, कौन लेगा रेशम। तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ग्लास रॉड जो है इलेक्ट्रॉन देते जाएगा और रेशम जो है क्या करेगा, जो है लेते जाएगा। तो जितने अमाउंट में जितने इलेक्ट्रॉन ये देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, रेशम में जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पूरे एक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, देखो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है, वही आपका आवेश है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम का जो आवेश होगा, पूरे सिस्टम का जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यही है आपका आवेश संरक्षण का नियम। क्या कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी भी एक सिस्टम का टोटल जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी एक निकाय की कुल निकाय की ऊर्जा जो है तो किसी भी एक निकाय की, कोई भी एक निकाय की कुल जो आवेश होता है ना, कुल जो आवेश होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक, एक कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये अपने ऊपर पॉजिटिव, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, है ना। मीन्स यहाँ पे ग्लास रॉड के ऊपर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और रेशम का जो कपड़ा है उस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब ये ग्रहण करेगा, तो ये अपने ऊपर क्या ले लेता है, निगेटिव चार्ज जो है ले लेता है, ठीक। तो ये आपका जो है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश के गुण में पहला, ठीक है। किसी भी निकाय का कुल ऊर्जा नियत रहता है, किसी भी निकाय का कुल ऊर्जा नियत रहता है। एग्जाम्पल में आप लोग जो है ये वाला लिख लेंगे, ठीक है, रेशम और ग्लास रॉड का, कांच की छड़ का, ठीक है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रब किया जाता है तो रेशम ग्लास रॉड से निकलकर इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे ग्लास रॉड से उतने ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहेंगे, मतलब कुल एक इस निकाय की ऊर्जा क्या रहे, आवेश क्या रहेगी, नियत रहेगी, ठीक है। ये फर्स्ट नियम। अब दूसरा जो है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, क्वांटमीकरण का नियम, ठीक है। दूसरा जो नियम है वो क्या है आपका, क्वांटमीकरण का नियम। अभी क्वांटमीकरण का नियम क्या होता है भाई, तो ये बताता है कि कोई भी जो चार्ज होता है, कोई भी जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, आवेश का परिमाण, ये क्वांटाइजेशन क्या बताता है, आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, ठीक है।
आवेश का परिमाण, ठीक। इसका वैल्यू बताता है, परिमाण मीन्स क्या, वैल्यू। वैल्यू जो है किस प्रकार होगा, तो मूल आवेश का एक सरल गुणक होता है, ठीक है। कोई भी आवेश का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, मूल आवेश का क्या होगा, सरल गुणक होगा, ठीक है। मूल आवेश का सरल गुणक इस Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। देखो यहाँ पे E जो है क्या है आपका, मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन ही है, मूल कण होता है आपका, तो मूल आवेश किसी भी मूल आवेश, ठीक है, इसका क्या बोलेंगे अपन, बेसिक, है ना, बेस जो सब्सटेंस है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल का, ठीक। तो मूल आवेश का सरल गुणक होता है, ठीक है, एक सिंपल मल्टीप्लाई होता है किसका, एक बेसिक जो है चार्ज उसका, ठीक। तो n का वैल्यू क्या है, सरल गुणक बोला मतलब n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, सिंपलेस्ट वैल्यू क्या आता है, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, अनंत तक, ये सभी वैल्यू। इसका मतलब देखिए चार्ज जो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे ग्लास रॉड से रब किए, ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े पर रब किए, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब एक सरल गुणक के रूप में आएगा, है ना। उसका वैल्यू जो है, चार्ज आवेश का जो परिमाण जो रहेगा एक सरल वैल्यू के फॉर्म में आएगा। ऐसे नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, 1.5 2.5 इस टाइप का जो है कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब एक सरल, एक सिंपलेस्ट रेशियो में जो है वैल्यू जो है उसका होता है आवेश के परिमाण का, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, यही आपका क्वांटमीकरण का नियम, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, किसी भी आवेश का परिमाण मूल आवेश के सरल गुणक के बराबर होता है, किसी भी आवेश का परिमाण मूल आवेश के सरल गुणक के बराबर होता है। अब सरल गुणक का वैल्यू जो है क्या होगा आपका, n 1 2 3, है ना, कोई भी 1 2 3, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1, जैसे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपका जो आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना परिमाण जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4, हाफ और 1.5 2.5 इस टाइप से बात नहीं होगा। यही आपका लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है, क्वांटमीकरण का नियम। चलिए सेकंड जो है आपका ये हो गया, थर्ड जो है देखते हैं यहाँ पे, थर्ड जो नियम है, थर्ड जो है एडिटिव लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड जो है लॉ का क्या है, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन या एडिटिव लॉ भी बोल सकते हैं इसको, योज्यता का नियम, हिंदी में बोलेंगे योज्यता का नियम, ठीक है। जैसे कोई भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम पर क्या है, अलग अलग पार्टिकल है, अलग अलग एक सिस्टम बनता है, क्या, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से। मान लो यहाँ का जो चार्ज है Q1 है, यहाँ का चार्ज Q2 है, यहाँ का चार्ज Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है और ये Q7 है, ठीक है। इस प्रकार एक सिस्टम है जिसमें 7 पार्टिकल अपन अज्यूम कर ले रहे हैं। इसमें 7 पार्टिकल का चार्ज क्या क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 और Q7, ठीक है। तो एडिशन लॉ क्या बोलता है, देखो चार्ज कैसा राशि है आपका, कैसा क्वांटिटी है, तो ये जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी चार्ज, ठीक है। क्वांटिटी आपका अदिश राशि है, कौन सा राशि है, अदिश राशि, ठीक है। तो क्या होता है अदिश राशि का जो है एडिशन कैसे होता है, तो जैसे नॉर्मल आप लोग जो है ऐड करते हैं, है ना, मैथमेटिक्स में नॉर्मल जैसे नंबर्स का ऐड होता है, वैसे ही आपका अदिश राशियों का ऐड होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ एडिशन जो है क्या है, योज्यता का नियम, किसी भी निकाय में अगर अलग अलग पार्टिकल्स का आवेश अगर अलग अलग है तो उसका कुल आवेश, उसका जो है कुल आवेश सभी आवेशों के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब टोटल जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, सभी आवेशों के एडिशन के, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ऐसे ही किसी सिस्टम में मान लो n पार्टिकल है, कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल का कोई सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसका जो है आवेश क्या होगा, Q1 Q2 Q3 ऐसी कहाँ तक, पूरा जितने चार्ज कितने पार्टिकल रहेंगे उन सभी के चार्ज के सम के इक्वल होगा, ठीक है, टोटल जो चार्ज होगा। यही है आपका लॉ ऑफ एडिशन, सिंपल एडिशन होता है, ठीक है, टोटल चार्ज।
सिंपल जो है एडिशन होता है जैसे नंबरों का होता है, ठीक है। तो किसी भी निकाय का कुल आवेश उसके कणों के आवेश के समेशन के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपका जो है लॉ ऑफ एडिशन, योज्यता का नियम यही बताता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो है अपन चार्ज तो आ गया अपने पास। अब चार्ज के बीच जो है किस प्रकार का जो है फोर्स होता है। जैसे अट्रैक्शन हो रहा था, चार्ज आने पे क्या हो रहा था, कोई जैसे ग्लास रॉड को रब किए अपन या प्लास्टिक को रब किए, फिर स्मॉल पार्टिकल को क्या करता है अपनी तरफ आकर्षित कर देता है। तो इन चार्ज के बीच में कितना जो है अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल कितना होता है, ठीक है। तो इसके परिमाण को बताया किसने, कुलाम नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो डिफाइन किया है। तो उसने जो है आकर्षण बल के मान के लिए ही क्या बताया है, कुलाम का नियम है हमारा, ठीक है। कुलाम्स लॉ है जिसको अपने को स्टडी करना है। चलिए देखते हैं कुलाम क्या बोलता है। कुलाम ने अपने नियम में बताया है कि कोई भी अगर दो आवेश है, क्या है, कोई भी दो आवेश है, दो चार्ज है, ठीक है, और दोनों क्या है स्टैटिक फॉर्म में है। दो आवेश है, दोनों कैसे है स्टैटिक फॉर्म में, स्थिर अवस्था में है। तो दोनों आवेश के मध्य आकर्षण बल, दोनों आवेश के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका कुलाम्स लॉ, ठीक है, कुलाम का नियम। क्या बताया इसने, देखिए समझिए इधर, कोई भी दो अगर बिंदु है, ठीक है, आपका बिंदु आवेश है, दो पॉइंट चार्ज है और किस अवस्था में, दोनों स्थिर अवस्था में है, ठीक है। मान लो एक आवेश जो है आपका क्या है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2। तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, जो आकर्षण बल होगा, वो दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेश के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, ठीक है। और इसका अगर डायरेक्शन, अब देखो ये फोर्स की बात किया तो बल क्या है, एक सदिश राशि है, तो उसके डायरेक्शन की बात करते हैं। और उसका जो बल है वो बल जो है क्या होगा, ये दो पॉइंट चार्ज होंगे वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, मतलब उसी एक्सिस पे होगा, इसी लाइन पे होगा। जैसे ये दो पॉइंट ऐसे हो गए तो इधर पे ही होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का किधर होगा, उसी लाइन के अनुदिश होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। चलिए अब इसको जो है डिराइव कर लेते हैं। देखो दो पॉइंट चार्ज है, लिख लेना आप लोग। माना एक आवेश जो है, माना एक आवेश जो है Q1, दूसरा आवेश क्या है Q2 है, उनके मध्य की दूरी R हो तो, ठीक है, ये जो है आप लोग को लिखने आता है, ठीक है। अज्यूम फर्स्ट चार्ज इज़ Q1 एंड सेकंड चार्ज इज़ Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ R, ठीक है, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखो चलो बाय लॉ किसी भी दो बिंदु, ये बिंदु जो है स्थिर बिंदु है ना, अपन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, स्थिर बिंदु की बात होगी, नियम भी वही है। किसी भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे दो तथ्य निकल के आया। कुलाम के नियम से क्या होगा, कुलाम के नियम से, ठीक है, दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M, ठीक है। आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो दो पॉइंट चार्ज होंगे, दो पॉइंट आवेश है Q1 और Q2, इनके गुणनफल के Q1 इंटू Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी को अपन क्या मान के चल रहे हैं, R मान के चल रहे हैं। तो इनके इनके मध्य दूरी के वर्ग के, तो दूरी का जो वर्ग होगा तो R का स्क्वायर उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक केस, ठीक है, और R स्क्वायर दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसको जो है बोल देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट और इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन चलिए देखते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इन दोनों को देखो, लेफ्ट साइड क्या है आपका F, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन आपका R स्क्वायर, क्या आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। देखो लेफ्ट साइड वही था, तो फोर्स Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। अब देखो ये प्रोपोर्शनल जो
प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या नियतांक होगा यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू आपका आ जाएगा k Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के जो है आपका क्या है, नियतांक है, के जो है नियतांक है। ठीक है, ये है आपका जो है कूलाम का नियम, और के का वैल्यू होता है। ठीक है, के का मान कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ के कितना जो है होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब एप्सिलॉन 0 क्या होता है, तो ये परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन 0 क्या होता है, परमिटिविटी ठीक है, आपका विद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है विद्युतशीलता। ठीक, एप्सिलॉन 0 जो है आपका परमिटिविटी, विद्युतशीलता। ठीक है, ये आपका जो है टर्म यहाँ पे। ठीक, तो कूलाम का नियम जो है देखते हैं एक बार, और क्या क्या बोलता है ये नियम, किसी भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा बल की दिशा उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट चार्ज ले लिए Q1 Q2। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। फिर सेकेंड केस जो है व्युत्क्रमानुपाती का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस r उसके वर्ग के, तो 1/r²। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करने से f इज़ डायरेक्टली Q1 Q2 अपॉन r²। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया k जो है नियतांक है, उसका वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी है, विद्युतशीलता। किसकी विद्युत परमिटिविटी ऑफ आपका जो है वैक्यूम, ये निर्वात का है ना, निर्वात की विद्युतशीलता है। किसकी विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 अगर लगे रहेगा तो वो वैक्यूम का जो है परमिटिविटी रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें जो है आपका ये के को जो है नियतांक जो लिए, ये स्मॉल के है ना, कैपिटल नहीं ले लेना भाई, स्मॉल के होगा ये। ठीक है, अभी के का जो वैल्यू होता है, और वैल्यू जो है आपका कितना होगा 9 इंटू 10⁹। अब यूनिट क्या होगा के का, तो यहाँ से यूनिट बना सकते हैं आप लोग। देखो एफ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। के अपने को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका इसका न्यूटन, ये क्या होगा इसका डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना, Q1 इंटू Q2। तो Q1 का यूनिट क्या होता है, कूलाम। Q2 का भी क्या हो जाएगा आपका, चार्ज का यूनिट जो है क्या हो जाएगा, कूलाम। कूलाम इंटू कूलाम क्या आ जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका, देखो फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन r², ये r जो है आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने के नाम से, अपॉन ये Q1 Q2 कहाँ आ जाएगा, नीचे में, तो क्या आ जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर। तो ये आपका जो है इसका यूनिट होगा। तो के का वैल्यू कितना होता है, जो कूलाम्स लॉ से निकलता है के, उसका वैल्यू जो है स्पेसिफिक कर दिया गया है। अगर वो निर्वात में है तो एप्सिलॉन 0 मीन्स जो आपके जो चार्ज है इसके, ये किस पर है, अगर वैक्यूम में है तो निर्वात में है, तो वैक्यूम निर्वात में या हवा में। ठीक है, निर्वात में, या इसको जो है एयर भी ले सकते हैं अपन, वैक्यूम और एयर। ठीक है, एयर भी हो सकता है, वैक्यूम या एयर, निर्वात या हवा, वायु में। ठीक है, वायु में। ठीक, तो कितना होगा इसका वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो है कूलाम्स लॉ कंप्लीट। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, तो लिमिटेशंस क्या क्या होगी भाई, तो इसकी कुछ सीमाएं होती है। क्या सीमाएं हैं, तो ये जो है देखो, चार्ज जो है कैसे होने चाहिए, स्टैटिक फॉर्म में होना चाहिए, तब कूलाम का नियम लगेगा। ठीक है, कूलाम के नियम के लिए क्या है, कुछ लिमिटेशंस है कि कहाँ पे ये लॉ जो है अप्लाई होगा। तो फर्स्ट जो है लिमिटेशन में, फर्स्ट जो है क्या है, दो जो चार्ज होंगे वो दोनों किस फॉर्म में होने चाहिए, स्टैटिक फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेशंस। ठीक है, सीमा, कूलाम के नियम की सीमा। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमा, लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशंस में क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट लिमिटेशन क्या होना चाहिए, दोनों जो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज आर इन द स्टैटिक फॉर्म, 2 पॉइंट चार्ज
इन स्टैटिक फॉर्म, ठीक है। किस रूप में रहेंगे? स्थिर अवस्था में जो है दो चार्ज जो है रहने चाहिए, ठीक है, स्थिर अवस्था में रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेकंड जो है क्या हो जाएगा, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, बहुत कम होना चाहिए, अल्प दूरी होना चाहिए। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो दो आवेशों के मध्य दूरी अल्प होना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी r का वैल्यू कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तब ये जो है लॉ अपन जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशन याद रखेंगे। 2 पॉइंट चार्ज इन स्टैटिक फॉर्म, दो आवेशों के मध्य जो दूरी होगी वो कैसी होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए उनके बीच। फिर नेक्स्ट और एक देख सकते हैं, तो आवेश का जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बिंदु आवेश होने चाहिए। आवेश जो है कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश, मतलब बहुत उसका वैल्यू जो है कम होना चाहिए, ठीक है। आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश हो, पॉइंट चार्ज पर ही ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपका कूलाम के नियम की सीमाएं हैं, ठीक है। इन कंडीशंस पे ही अपन इस नियम को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, कूलाम के नियम के बाद जो है अपन आगे जो है देखते हैं। कूलाम के नियम के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू अपने को k मिला था। k का वैल्यू कितना होता है? मैं आप लोग को बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है होता है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0 क्या है बताया था मैं आपको? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। वायु या निर्वात की क्या होती है? वो विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो ये चीज़, तो वो होता क्या है? विद्युतशीलता होता क्या है? तो विद्युतशीलता क्या होता है? कोई भी एक मीडियम है, कोई भी एक माध्यम है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चालन की माप होती है, ठीक है। मतलब जैसे कोई एक मीडियम, जैसे आप कल ले लिए यहाँ पे ग्लास मीडियम है, ठीक है। अब ग्लास नहीं, अब अपन देख लेते हैं और कोई सा, ठीक है। जैसे चलो एयर ही है, तो एयर है और यहाँ पे मान लो ये आपका एक चार्ज है। चार्ज से जो है क्या करेगा? किसी एक डिस्टेंस तक जो है अट्रैक्शन पावर रहेगा इसका, ठीक है। किसी एक डिस्टेंस तक ये अब क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, ठीक है, चारों तरफ अपने। अभी देखेंगे आगे ये जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं आने वाली है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के चालन की माप है। तो अब इस मीडियम, इस चार्ज, ये जो चार्ज है इसका जो फोर्स है, इस जो मीडियम है इससे इसकी कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, है ना, मतलब कितना ये इफेक्ट करेगा इस मीडियम पर, ठीक। वही विद्युत क्षेत्र रेखाओं की चालन की माप है ना, उसी का जो वैल्यू बताता है वही क्या आपका विद्युतशीलता है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखो एप्सिलॉन 0 अपन पढ़े हैं, क्या पढ़ा हुआ है हमारा? एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जो है इसको रीड करेंगे, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, ठीक है। ये नया सिंबल है एप्सिलॉन 0, ठीक है। एप्सिलॉन 0 है तो इसको अपन क्या बोल देंगे? वैक्यूम या आपका जो है एयर का, है ना, तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन क्या बोलेंगे अपन? मान लो सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे अपन क्या? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और कोई भी मीडियम हो सकते हैं विद्युतशीलता, ठीक है, अदर मीडियम के लिए, ठीक है। ये क्या है? मीडियम, माध्यम क्या बोलेंगे? मीडियम। अदर मीडियम कोई और सब्सटेंस हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका मटेरियल हो गया। आयरन की अलग होती है विद्युतशीलता, ठीक है, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, ठीक है, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा, ग्लास का परमिटिविटी भी अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो है आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन किसके लिए लेंगे अपन? सिर्फ एप्सिलॉन लेंगे तो उसको बोल देंगे किसी भी मीडियम के लिए, अदर मीडियम के लिए, कोई भी मीडियम की विद्युतशीलता। अब यहीं से फिर आता है एक टर्म आता है आपका अपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या आएगा? अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से, ठीक है। अपेक्षिक विद्युतशीलता के से, ठीक। तो ये क्या होता है आपका? K इज इक्वल टू
ये होता है आपका इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन 0। ठीक, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। दो चीज़ का रेशियो होता है, किसका रेशियो? मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एयर और वैक्यूम का जो है परमिटिविटी, उन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा आपका। ठीक है, क्या? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, है ना। स्मॉल के जो है वहाँ पे वो कांस्टेंट था, ठीक है, एक नियतांक था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको जो है कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, इसको जो है क्या होगा? इप्सिलॉन क्या है आपका? माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन, ठीक है, इप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, मतलब जो है किसी भी मीडियम का जो है निकालेंगे अपन, किससे कंपेयर करके निकालेंगे? एयर या वैक्यूम के विद्युतशीलता परमिटिविटी से कंपेयर करके अपन क्या निकालेंगे? किसी भी अदर मीडियम का। ठीक है, अपन कंपेयर करके निकाल रहे हैं, इसीलिए क्या नाम है इसका? अपेक्षिक विद्युतशीलता। किससे कंपेयर करके निकालेंगे? तो वायु की विद्युतशीलता से। मीडियम कोई भी हो सकता है, ठीक है, लोहा का निकाल सकते हैं अपन, तांबा का निकाल सकते हैं, कॉपर का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, कोई भी सब्सटेंस का। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? तो ये याद रखेंगे, वायु। देखो, निर्वात और वायु की विद्युतशीलता सेम नहीं होती, एग्जैक्ट सेम नहीं होती, लेकिन लगभग समान रहता है, इसलिए दोनों को इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, लगभग समान रहता है। ठीक, तो ये आपका जो है स्थिर वैद्युत का अपन परमिटिविटी तक जो है आज कंप्लीट करते हैं। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।